हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास एट्थ सोशल साइंस सेशन 2025-26 का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। नाउ आप में से काफ़ी सारे बच्चों का हाफ ईयर एग्ज़ाम आने वाला होगा एसएसटी का। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस 2 घंटे और 30 मिनट 60 मार्क्स के पेपर को। ठीक है। तो जो ये वाला पेपर है ये दोनों हिंदी मीडियम और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे इसको, लेकिन अगर आप चाहो तो आप हिंदी मीडियम को भी पढ़ सकते हो। बाकी सब जो आंसर है हिंदी मीडियम पार्ट के लिए भी वो भी सेम ही होएगा बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए करते हैं। विच सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a non-renewable resource? Now there are two types of energy। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं विच आर इन्फिनिट एंड कैन बी रिप्लेनिस्ड, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो होते हैं फाइनाइट एंड कांट बी रिप्लेनिस्ड फास्टर देन देयर कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जितनी जल्दी हम उनको कंज्यूम करते हैं उतनी जल्दी वो रिसोर्सेज नेचुरली रिप्लेनिश नहीं हो सकती। ठीक है। सो इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कैस कौन सा आएगा? सोलर एनर्जी तो नहीं हो सकता। सोलर एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, सूरज से मिलती है, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सूरज की एनर्जी है वो है इन्फिनिट। और विंड भी नहीं हो सकता। विंड मतलब हवा, हवा भी इन्फिनिटली चलती रहती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो भी नहीं हो सकती। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो हमें पानी से मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो हम पानी से जनरेट करते हैं डैम्स के थ्रू। ठीक है। तो पानी भी इन्फिनिटी है रफली, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं मानी जाएगी। ये तीनों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तीनों रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा नहीं है, कौन सा है? इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? वो एक कोल। ठीक है। जो कोल है वो एक फाइनाइट रिसोर्स है, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट है नेचर में, और वो हम ज़्यादा जल्दी से कंज्यूम करते हैं, वो रिप्लेनिश ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकता। कि जो कोयला था या पेट्रोल था या नेचुरल गैस था, ये तीनों के तीनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये सारे बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। और जो हम इनको कंज्यूम करते हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं इनको कंज्यूम, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मानी जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? वो आएगा ऑप्शन डी, कोल। फिर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट? थ्रेट टू द इन्वायरमेंट मतलब इनमें से कौन सा एक्शन या कौन सी चीज़ है जो इन्वायरमेंट के लिए बेकार है, जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती है? ना जो शेल्टर बेल्ट्स है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है? शेल्टर बेल्ट्स होती है वो रो ऑफ ट्रीज होती है। ये जो शेल्टर बेल्ट्स होती है वो रो ऑफ ट्रीज होती है, और वो लैंड को विंड से प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम होता है। तो शेल्टर बेल्ट्स इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। सबसे पहले ट्रीज प्लांट हो रहे हैं, ट्रीज तो अच्छे ही होते हैं, आपको पता ही होगा वो। और साथ में सॉइल इरोजन भी कम होता है। सो शेल्टर बेल्ट्स नहीं हो सकता आंसर। फिर में ऑप्शन बी, सॉइल कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन, ये भी क्या बोलता है, एक थ्रेट टू इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉइल को अगर हम कंजर्व करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होएगा। और फाइनली आता है एफोरेस्टेशन, ये भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम जितने ज़्यादा प्लांट्स, जितने ज़्यादा ट्रीज को हम प्लांट करेंगे उतना फ़ायदा होगा, उतना ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। तो इनमें से कौन सा थ्रेट टू इन्वायरमेंट है? ये है ऑप्शन सी, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को काट देना। ठीक है। तो जो ये डिफोरेस्टेशन है ये हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इनसे जो वेरियस रिसोर्सेज मिलती है हमें ट्रीज से, ये सब भी कम होता है। जो एनिमल्स का वो होता है हैबिटेट, वो भी ख़त्म होता है। और साथ में जो ऑक्सीजन है वो कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होती है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है, रेन भी कम आती है, सोइल इरोजन भी ज़्यादा होता है। इसलिए डिफोरेस्टेशन जो है इट इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, और इसलिए हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। जितने हम पेड़ काटते हैं कम से कम हमें उनका एक या डबल लगाना चाहिए। जनरली हमें डबल लगाना चाहिए, जितने हम पेड़ काटते हैं उसका डबल लगाओ। ठीक है। फिर थ्री, इन विच कंट्री शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज लडांग? ना जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसको हम ज़्यादा कॉमनली अराउंड द वर्ल्ड
स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अल्टरनेटिव नेम है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसमें हम जो पेड़ है वो काटते हैं, उनको जला देते हैं। ठीक है, फिर हम पेड़ों को काटते हैं पहले, फिर हम अपने क्रॉप्स को शो करते हैं, फिर बाद में जब वो लैंड हमारे लिए यूजफुल नहीं होता तब उसको जला देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसके रीजनली अलग अलग जगहों में डिफरेंट नेम्स है। जैसे कि इंडिया में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न का नाम है झुम। जनरली स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम बोलते हैं इंडिया में झुम। या जैसे कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील में इसका नाम होता है रोका। ये तो ब्राज़ील में इसका नाम होता है रोका और इंडिया में झुम। जनरली ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झुम। तो जो लद्दाख है, ये भी एक नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। ये कौन सी कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ऐसे रेफर करते हैं, इसको रेफर करते हैं दो कंट्रीज में। सबसे पहला है मलेशिया, जो इसमें एक ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन सी मलेशिया पहला है, और दूसरा है इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है वो भी एक कंट्री है जहाँ पे हम इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, सो देर आर टू कंट्रीज, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस बोल देता है यहाँ पे मलेशिया ना आया, यहाँ पे इंडोनेशिया आया, तो आपकी मदद होगी। ठीक है, सो दो कंट्रीज हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों कंट्रीज में हम इनको बोलते हैं लद्दाख। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं हम लद्दाख। फिर क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप क्या होती है, वो टाइप की क्रॉप जिसको हम पीते हैं। ठीक है, सो इसमें वीट तो नहीं हो सकता, कि वीट क्या है, वीट एक फूड क्रॉप है, उससे रोटी बनती है और साथ में ब्रेड्स भी बनती हैं। तो वीट एक फूड क्रॉप है, वो एक बेवरेज क्रॉप नहीं है। जो कॉटन है ये भी नहीं हो सकता, ये एक फाइबर क्रॉप है, इससे कपड़े बनते हैं, फाइबर बनता है कॉटन का। और जो रागी है वो एक मिलेट है, एक टाइप ऑफ मिलेट है, इसको हम इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं, रागी। तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा इसमें है, कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है हम उसको पीते हैं, इसलिए वो एक बेवरेज क्रॉप मानी जाती है। फिर टू स्टेटमेंट से नीचे जिसको असर्शन एंड रीजन बोल रखा है, हमें स्टेटमेंट्स को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो स्टेटमेंट 1 असर्शन ए, वी गेट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। ये स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज किससे मिलती है, नेचर से मिलती है, तभी तो इसका नाम नेचुरल रिसोर्स बोल रखा है, इसलिए जो असर्शन है वो करेक्ट है। लेकिन जो रीजन है ये गलत है। क्यों, ये यहाँ पे बोल रखा है पेट्रोलियम इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस है, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, ये तीनों की तीनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब ये फाइनाइट अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं एंड वी कंज्यूम देम फास्टर देन दे आर रिप्लेनिश्ड। जो पेट्रोलियम है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसलिए असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। फिर में वापस से ये इस क्वेश्चन पेपर का हिंदी मीडियम पार्ट आ गया, अगर आप चाहो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम पार्ट ही करेंगे। भाई सब याद रखना कि जो इसके आंसर हैं हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर है। तो सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करना। जो रेन वाटर गिरता है उसको अगर हम कलेक्ट करेंगे तो जो वाटर है उसकी बचत होगी, क्योंकि हम उसको उस वाले वाटर को जो हमने कलेक्ट करा है उसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। तो हम एक तरह से वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेजर या मेथड है ऑफ वाटर कंजर्वेशन। फिर सेवन्थ आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ लैंड यूज। ह्यूमन फैक्टर ऑफ लैंड यूज का मतलब क्या है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ लैंड यूज का मतलब है कि इनमें से ऐसा कौन सी तरीका है लैंड यूज का वेर ह्यूमंस प्ले अ रोल। ठीक है, जिसमें ह्यूमंस का एक रोल होता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है लैंड यूज का जहाँ पे ह्यूमंस यूज करते हैं लैंड को, वो है पॉपुलेशन। अगर किसी जगह ज़्यादा ह्यूमंस होएंगे तो वो वाला लैंड जो है वो ज़्यादा यूज़ होएगा, और अगर किसी जगह कम ह्यूमंस होएंगे वो वाला लैंड कम यूज़ होएगा। जो सॉइल है, टोपोग्राफी है या क्लाइमेट है, ये सारे नेचुरल वेज है, लेकिन ह्यूमन फैक्टर बस एक ही है यहाँ पे, वो है पॉपुलेशन। फिर एट्थ है, आइडेंटिफाई द क्रॉप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। फिर सेकंड है, इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। विंटर का मतलब कि ये एक राबी क्रॉप है। जब भी कोई क्रॉप विंटर में ग्रो होती है उसका मतलब ये एक टाइप ऑफ राबी क्रॉप मानी जाएगी, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ बदल गई कि ये एक राबी क्रॉप है। और फिर में आखिरी चीज़ है कि ये एक फूड क्रॉप है, इसको हम खाने के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मोस्ट सिमिलर है? सबसे पहले आपको फूड क्रॉप लिख रखा है, तो जो टी और कॉफ़ी है ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, टी और कॉफ़ी, क्योंकि ये सारे बेवरेज क्रॉप्स माने जाते हैं। फिर हमने जो ए है, राइस, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप यानी कि ये मॉनसून में ग्रो होता है, ठीक है। हम राइस को मॉनसून में उगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो विंटर बोल रखा है, विंटर का मतलब राबी क्रॉप, लेकिन ये खरीफ क्रॉप है, तो इसका मतलब राइस भी नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? वो आएगा वीट। ये जो वीट है वो एक राबी क्रॉप है और एक फूड क्रॉप भी है, विच रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो जो वीट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टी और कॉफ़ी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बेवरेज क्रॉप्स हैं, और राइस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक खरीफ क्रॉप है। तो कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है वीट। फिर नाइन्थ आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। सो डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिकमिंग पीपल वैल्यूबल रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे पीपल को, हम इंसानों को एक वैल्यूबल रिसोर्स बना सकते हैं? वो है एजुकेशन। अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे तो फिर वो एक वैल्यूबल रिसोर्स होगी क्योंकि उनका स्किल्स होगी, ठीक है, उनका स्किल्स होगी जिससे वो कोई भी काम कर सकते हैं। और उससे अगर वो काम करेंगे तो फिर वो जो देश की जीडीपी है, देश की इकोनॉमी, उसके लिए वैल्यू को ऐड करेंगे, इसलिए ह्यूमंस वैल्यूबल रिसोर्स बन सकते हैं। इस चीज़ के साथ, एजुकेशन के साथ, अगर उनको एजुकेशन मिलेगी तभी वो एक वैल्यूबल रिसोर्स बन सकते हैं। फिर टेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग? सबसे पहले दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट थॉट्स ऑफ पब्लिक, ये गलत है। हम जो पब्लिक के थॉट्स है वो सारे सारे कैसे जान सकते हैं? फिर हमने दे ऑलवेज क्रिटिसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, ये भी गलत है। ये हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है, और जनरली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का ये काम होता नहीं है, वो ना ही क्रिटिसाइज करते हैं ना कि अप्रूव करते हैं। और साथ में दे आर रिटन ओनली ड्यूरिंग वॉर, ये भी गलत है। जब वॉर नहीं होता तब भी इनको राइट करा जाता है। तो उनसे करेक्ट कौन सा है? वो है सी, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है उनका एक ही काम है और वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। फिर बाद में वापस से हिंदी मीडियम पार्ट आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। ये क्वेश्चन 11, टू स्टेटमेंट्स है मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ये इन बिलो में इनको रीड करना है और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन बंगाल द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है दिस इज आ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट 2 है, द बैटल ऑफ श्रीरंगपटना वाज फॉट इन 1857, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो बैटल ऑफ श्रीरंगपटना था, इट वाज नॉट फॉट इन 1857। 1857 में इस बैटल को फाइट नहीं किया गया था। कौन से समय में फाइट किया गया था? इट वाज फॉट इन 1799। 1799 को इस वाले बैटल को फाइट किया गया था, ठीक है। जो 1857 है ये वाली डेट है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या 1857 का रेवोल्यूशन, जो 1857 को रेवोल्यूशन शुरू हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश, वो उसका ईयर है। लेकिन जो बैटल ऑफ श्रीरंगपटना था इसको फाइट किया गया था 1857 में, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट होगी, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 12, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर से वो हुआ है, मतलब कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ, उस वाले ऑर्डर से। सो यहाँ पे लिख रखा है, पहले हुआ ट्रीटी ऑफ सालाबाई, सेकंड हुआ एक्विजिशन ऑफ अवाध बाय द ब्रिटिश, थर्ड हुआ डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, और फोर्थ हुआ एक्विजिशन ऑफ सतारा बाय द ब्रिटिश। ना हमें इनमें से, इन चारों में से करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है इन चारों को। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इनमें से करेक्ट ऑर्डर होएगा ऑप्शन सी, 1 3 4 2। पहले ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई, फिर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, फिर एक्विजिशन ऑफ सतारा बाय ब्रिटिश, और आखिरी में सेकंड वाला हुआ एक्विजिशन ऑफ अवाध बाय द ब्रिटिश। ठीक है, ये होएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। क्यों? हम इनकी ईयर्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हुआ ट्रीटी ऑफ सालाबाई, कौन से साल में? 1782 में। 1782 में हुआ ट्रीटी ऑफ सालाबाई। फिर एक्विजिशन ऑफ अवाध कब हुआ? वो हुआ 1856 में, ये आखिरी इवेंट था। फिर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ये हुआ 1839 में। और फाइनली जो एक्विजिशन ऑफ सतारा था बाय ब्रिटिश, ये हुआ 1849 में। ठीक है, ये हुआ 1849 में। तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स होगा। पहले हुआ ट्रीटी ऑफ सालाबाई, फिर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, फिर एक्विजिशन ऑफ सतारा, और अंत में एक्विजिशन ऑफ अवाध। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन सी, 1 3 4 2। ठीक है भाई साहब, अगर आपको बस इतना पता है कि ये पहले हुआ था, कि ये पहला इवेंट है ट्रीटी ऑफ सालाबाई और एक्विजिशन ऑफ अवाध बाय द ब्रिटिश अंत में हुआ था, तो आप बस इस वाले 1 और 3 के बेसिस में भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करा। फिर 13th, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जब परमानेंट सेटलमेंट वाली पॉलिसी पास हुई थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था उस समय? इट वाज चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी। फिर 14th, व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, यानी आत्मा, किस चीज को रेफर किया जाता है एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो है फंडामेंटल राइट्स। जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रखी है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू, या वो राइट टू फ्रीडम हो, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी, दे आर रिफर टू एज दी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दे आर रिफर टू एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन और भी ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, उसके बेसिस में दो चीज़ें और हो सकती है। प्रियम्बल, एक प्रियम्बल है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑप्शन आपको दे रखा है, उसके बेसिस में जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रेफर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रियम्बल है वो जितनी भी वैल्यूज है जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है, वो सब रिप्रेजेंट करता है। और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही बोला था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि अगर किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाती है, तो फिर वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, प्रियम्बल एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी आप डिफर कर सकते हो एज दी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस केस में यहाँ पे हमें बस 4 ही ऑप्शन दे रखे थे, फंडामेंटल राइट, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन चारों में से फंडामेंटल राइट्स करेक्ट था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए। फिर हमें 15th और आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। तो इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी,
नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो है 233। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है वो है 233। ना इस वाले क्वेश्चन में भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो टोटल नंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, वो है 245, ऐसा कुछ है। ठीक है, 245, 245। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है उसमें 233 लोग इलेक्ट होते हैं इलेक्शन से, और जो 12 है, बचे हुए 12, उनको जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है डिफरेंट फील्ड्स के, चाहे वो कल्चर हो, ये सब कुछ, एजुकेशन हो, कल्चर, एजुकेशन, डिफेंस, ये सारे जो मिनिस्टर्स है वो अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेंबर्स नहीं पूछ रखा है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स लिख रखा है। इसलिए राज्यसभा में 233 लोग इलेक्टेड होंगे। लेकिन अगर टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पूछा होता बाई चांस, तो आप 245 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 233 इलेक्टेड होता है और 12 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो 233 प्लस 12 245 हो जाएगा। और एक आखिरी चीज़ और है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैक्सिमम है वो 255 होता है। 255 नहीं, 250। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम ऑफ 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी करंटली 245 है मैक्सिमम। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, बेसिकली सिंपल तरीके से बोलने के लिए, टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स है 245, इलेक्टेड मेंबर्स है 233, और कॉन्स्टिट्यूशनली मैक्सिमम है 250। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस में आपको लिखना था ऑप्शन बी, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज 233 इन राज्यसभा। और ऐसे ही आपका पूरा का पूरा सेक्शन है एमसीक्यूज खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। ठीक है, ये सेक्शन बी का पूरा पूरा हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम है। सेक्शन बी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ना नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को कंप्लीट करेंगे। टिल देन आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू, and best of luck for your half yearly exams. Bye.